अगर क्रिएटर तनहा नहीं है और आवारा नहीं है तो बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो देयर वाज द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग 110 फिल्म एट ए टाइम, व्हाई आई एम टुडे डूइंग ओनली 4-5 फिल्म। जब मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला तो मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं कितने गाने लिख चुका। जिस गाने पे मुझे पहला फिल्म फेयर मिला नज़र के सामने, वो 20 मिनट में लिखा हुआ गाना। एक गीतकार को कितने रंग में ढलना पड़ता है। अब तुम पास आए और चलो इश्क लड़ाएं, इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर नहीं वहाँ मैं किरदार जीने लगता हूँ। अब वो झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, वो लाइन कितनी सिंपल है। गाना तो बहुत कमाल का था ही, बट वो सलमान का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उस सलमान का पहली बार शर्ट निकालना, वो एक आइकॉन गाना हो गया उस जमाने में। लोग बोलते हैं कि आपके गानों के बाद किसी लड़के को किसी लड़की को अगर प्रपोज करना होता था तो वो कहीं कुछ बोलते नहीं थे, बस उनको ये गाना सुना देते थे कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। साजन मूवी के टाइम पे आप माधुरी दीक्षित के प्यार में थे? लोग तो यही कहते थे कि भाई माधुरी को तो समीर जी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि संजय को तो उन्होंने देखा नहीं था तो उसकी शायरी पे मरती थी, तो शायरी तो रियली समीर जी की है। तो मैं एक आध बार छेड़ा तो हंसती थी, बोलती है कि अरे समीर जी आप भी मस्ती करते। वो माधुरी के लिए इश्क था कि किसी और के लिए इश्क था? तो इश्क तो था। तो क्या ये सच है कि जब गा रहे थे नुसरत फतेह अली खान साहब तो 150 बार वो पहुंच हुए उस लाइन पे जहां ज़्यादा 150 से बाद से ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के एक नए अध्याय में। साथियों, आज के पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके अल्फाज न सिर्फ गाना बने बल्कि वो हमारी ज़िंदगी की यादें बन के रह गई हैं। कभी नज़र के सामने जिगर के पास ने हमें मोहब्बत करना सिखाया, तो कभी मेरा दिल भी कितना पागल है ने दिल की बात की, और कभी परदेसी परदेसी ने जुदाई के दर्द को आवाज़ दी। आशिकी, साजन, राजा हिंदुस्तानी, दीवाना, कुछ कुछ होता है, धड़कन और ना जाने कितने मूवीज़ और कितने सॉन्ग्स, कितने सुपरहिट मूवीज़ के गाने लिखने वाले शख्स जो हैं वो आज हमारे साथ हैं। नमस्कार समीर सर, कैसे हैं आप? हाँ, एब्सोल्युटली फाइन बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, और काफ़ी दिनों से आप तलाश में थे इस इंटरव्यू के, और जी। कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैं नहीं कर पाया, मगर आज अच्छा मौका है। और जैसा आपने मुझे बताया कि आप मेरे फ़ैन भी हैं बहुत बड़े, और चूँकि जब तुम लोग जवान हो रहे होगे तो उस ज़माने में केवल 90s ही सुना होगा। वो हमारा एक बड़ा भाग्य था कि हमने एक बड़ा अच्छा दौर जिया। जी बिल्कुल, एक बड़ा म्यूजिकल दौर जिया और एक अच्छा म्यूज़िक कर पाए। अच्छे गाने लिखने के लिए कहानियाँ अच्छी मिली, किरदार अच्छे मिले, कंपोज़र्स अच्छे मिले। अच्छा लगता है जब तुम जैसे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सर आज भी हम वही गाते हैं जो तब सुना है। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड्स भी है। ये बेटा अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर जर्नी। राइट। वो आपको बेहतर काम करने के लिए एक प्रेरणा देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं, मगर ये जो पब्लिक का जो रिवार्ड मिलता है ना, दरअसल हम काम इनके लिए करते हैं। वो हैं तो हम हैं, क्योंकि आप लोग सुनते हैं, आप लोग उसको पसंद करते हैं, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं, उसकी वजह से हम आज तक काम कर पाए हैं। तो अभी भी कोशिश वही जारी है कि माहौल बदला है, फिल्में बदली हैं, सिनेमा टोटल बदल चुका है, नई पीढ़ी आ गई है, मगर सब कुछ बदल जाएगा, मगर संगीत जो है ना, संगीत का परिवेश चेंज हो सकता है, संगीत की रूह नहीं बदल सकती, क्योंकि जो बेसिक मेलोडी है, जो बेसिक लिरिक्स है, वो तो चाहिए सुनने वालों को, क्योंकि उसके बगैर आप केवल बीट पे गाना अगर आप पॉपुलर करना चाहते हो नहीं होगा, क्योंकि लोग शब्द गाते हैं, लोग मेलोडी पसंद करते हैं। बीट नाचने के लिए थोड़ा
उत्साहित होने के वक्त आपको डांस के लिए बीट ज़रूरी है, मगर उस बीट के साथ भी कुछ ऐसे लफ्ज़ चाहिए जो गुनगुना सकें, जो गा सकें। हम तो कभी आपके गाने के बिना उत्साहित भी नहीं हो पाए। हर मूड के लिए अलग गाना आपके पास था। रेडियो पे रात में सुनना है तो जरा जरा, पार्टी करके सुनना है तो कुछ और, प्यार में सुनना है तो कुछ और। तो ऐसा वेरिएशन जो है वो उस पर आएंगे हम लोग बाद में, लेकिन सबसे पहला शुरुआत करना है सर मुझे, जो बनारस से मुंबई का सफ़र कैसा था? अभी आप बता रहे थे कि 23 साल तक अपनी जवानी या बचपना आपने बनारस में बिताई, तो बनारस से मुंबई का सफ़र कैसा था और कब ये डिसाइड हुआ कि नहीं, मुझे ये बैंक वाली नौकरी नहीं करना है, मुझे अपने पिताजी के जैसा ही गीतकार बनना है? बढ़िया सवाल है। देखो, अगर आप क्रिएटर हैं और सही मामले में आप इस चीज़ को समझते हैं और एक अच्छे फ़नकार अगर हैं जी, तो ये फ़न जो आपका है ना, ये आपको लेके चलता है। आप लाख कोशिश करो, जैसा तुमने कहा कि मैंने बैंक में नौकरी भी की, जी, मैं बहुत कुछ करना और चाहता था, मगर ये जो मेरी क्रिएटिविटी थी, ये जो मेरे गीत थे, ये जो मेरा दिल था, ये मानने को तैयार नहीं। बार बार एक अंतरात्मा से आवाज़ आए कि नहीं, तुम्हारे मंजिल मकसूद कहीं और है समीर, तुम गलत रास्ता चुन रहे हो। फ़ैसला आसान नहीं था, क्योंकि 1980 में बैंक की नौकरी मिलना अपने आप में आईपीएस की डिग्री मिलने जैसा था। बिल्कुल। मगर अब समझ में आया कि अगर आप ड्रीमर हैं और बड़े सपने देखते हैं तो बड़े फ़ैसले लेने की ताकत रखो। अगर फ़ैसले लेने से डरोगे तो ड्रीम जो तुम देख रहे हो पूरा नहीं होगा। एक कॉमन आदमी की तरह आप ज़िंदगी जी लेंगे। और हम अपने आप को कॉमन आदमी इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि हम थोड़े पागल लोग हैं, हम नॉर्मल नहीं हैं, हमको बनाया ही गया है आम आदमी से थोड़ा सा अलग। तो जो अलगपन है, जो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अलग सोच है, वो हमको मजबूर करके बनारस से मुंबई लेके आई। घर वाले, मेरे खुद स्वर्गीय गीतकार अंजान मेरे पिता, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं गीतकार बनूं। जी बिल्कुल। मगर ये कोई बनता नहीं, ये बना बनाया आता है। आपके तो पिताजी के पिताजी भी बहुत अच्छा लिखते नहीं, वो लिखते नहीं थे। हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जो थे जी, वो बहुत बड़े शास्त्री थे। शास्त्री थे। मतलब उन्होंने शास्त्रार्थ में, उनको राजा बनारस ने 52 बीघे ज़मीन दी थी, जहां हम लोग गोरखपुर से शिफ्ट होके बनारस आ गए थे। तो कहीं न कहीं विद्या जो थी वो जेनेटिक, हाँ, विरासत में मिली थी। मेरे दादाजी जो थे वो रामलीला के बहुत बड़े कलाकार थे, तो उनको पूरी रामायण कंठस्थ थी। आप रामायण की कोई चौपाई कहीं से पूछे वो बता देते थे। और फिर पिताजी में ये आया रंग, वो फिर गाने लिखने लगे, वो कवि बन गए। और उनसे ये, जब कोई मुझसे पूछता है कि आप गीतकार कैसे बने, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, दिस इज़ माय जेनेटिक प्रॉब्लम। मैं बना नहीं, मैं बनाया आया। क्योंकि कविता कहीं मेरे लहू में थी, कविता कहीं न कहीं पिताजी से वरदान की तरह मुझे मिली थी। हाँ, मैंने एक ही काम किया, उसको ग्रो किया, उसको कितना बेहतर मैं कर सकता था, उनकी विरासत को कितना आगे लेके जा सकता था, उसके लिए कोशिश आज भी जारी है। उनका बहुत बड़ा नाम था और उनसे मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। जो भी शिक्षा दीक्षा गानों के बारे में जो मिली है, या जीवन के बारे में जो कुछ मैंने सीखा है, वो सब पिता के ही माध्यम से सीखा है, और उन्हीं के सानिध्य में रह के मैंने सब कुछ सीखा है। तो बनारस, तो जैसा मैंने कहा कि आज भी मेरी रूह में है। व्यावसायिक मजबूरी, मेरा अपना पागलपन, मेरी अपनी क्रिएटिविटी और मेरे अपने सपने मुझे यहाँ लेके आए और यहाँ लाने पे मजबूर किया उन लोगों ने मुझे। वरना तो मैं बनारस नहीं छोड़ता किसी कीमत पे, मगर मुझे गंगा तट से सागर तट तक का सफ़र करना था, इसलिए शायद समंदर लेके आ गया। और सारी दुनिया की नदियाँ वहीं मिलती हैं, तो गंगा भी बोली चल तेरे साथ मैं भी चलती हूँ।
तो इस तरह से आना हुआ और उसकी कोई और दूसरी वजह नहीं थी। तो जो पिताजी अनजान जी अपने आप में कितने बड़े गीतकार हैं, उनके सानिध्य में आपने सीखा, बट उन्होंने अपने सानिध्य में लेने से पहले आपकी परीक्षा ली थी और आपने बिना बताए मुंबई आए थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो क्या कहानी थी और वो परीक्षा क्या थी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे, जैसा मैंने अभी तुमसे कहा कि ज़िंदगी में कुछ भी बनना, गीतकार बनने की कोशिश मत करना। तो मेरी ज़रूरत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मुझे मालूम था ना उनकी नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा, उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ये ज़िद थी कि भाई ये फ़ैसला मेरा है, तो मैं खुद ही अपने दम पे मैं कुछ प्रूफ करूँगा। फिर पिताजी भी आए तो अपने दम पे उन्होंने जो कुछ किया, तो मैं पिताजी का सहारा क्यों लूँ? दैट वाज द रीज़न। मगर जब उनको पता चल गया कि नहीं मैं आ ही गया हूँ, तब फिर वो बुलवाए, फिर मैं उनसे मिला। फिर उसके बाद की जर्नी एक अलग तरह की थी और तब से मैंने वो सब सीखना शुरू किया, क्योंकि एक बहुत अलग चीज़ होती है बेटा, कॉमन आदमी को समझ में नहीं आती। कवि और गीतकार में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कॉमन आदमी सोचता है भाई कवि भी गाने लिखता है, गीतकार भी गाने, तो फ़र्क क्या है? नहीं, फ़र्क है। कवि जो है वो स्वाद सुखा के लिए लिखता है, वो लिखता है जो वो लिखना चाहता है। उसके सामने कोई कहानी नहीं होती, कोई किरदार नहीं होता, कोई डायरेक्टर नहीं होता, कोई ट्यून नहीं होती। हम दायरों में होते हैं, बंदिशों में होते हैं। हम वो नहीं लिखते जो हम लिखना चाहते हैं, हम वो लिखते हैं जो हमसे एक कहानी लिखवाती है। बिल्कुल। जब हम आशिकी लिख रहे थे तो हम आशिक थे, जब हम साजन लिख रहे थे तो हम शायर बन गए, जब हम कूली नंबर लिख रहे थे तो हम कूली बन गए। सो हमको तो अलग अलग रंगों में रंगना पड़ा जी। और यही गीतकार की सबसे बड़ी काबिलियत है। जो कहते हैं ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो गीतकार बनने के लिए आपको पानी बनना पड़ता है, तब जाके आप इस क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके कर्म और आपकी मेहनत के साथ आपका भाग्य योग भी बहुत प्रबल होना चाहिए। हमसे 1000 गुना बेहतर लिखने वाले हैं, मगर बेचारे आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नसीब जो है ना साथ नहीं देता, तब वहाँ आप बेबस हैं। मगर मैं कभी भाग्यवादी रहा नहीं, मैं हमेशा कर्मयोगी रहा। और क्योंकि भाग्य में जो लिखा है लिख दिया गया है, उसको टाला नहीं जा सकता। उस पर बहस करना, उस पर बात करना बेवकूफ़ी और बेईमानी है। आपके हाथ में जो है, जो गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, आप केवल कर्म करो, बाकी चीज़ों पे दिमाग मत दौड़ाओ। क्योंकि तुम्हारे हाथ में, कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि मैंने एक ही हथियार दिया है, वह कर्मा, बाकी सब मैं करूँगा अर्जुन, तुम अपना केवल कर्म करो। तो वही एक ज्ञान लेके, वही सब सोच के, और पिताजी से हमने जीवन के ऐसी चीज़ों को सीखा है। मतलब वो बहुत बड़े फिलासफर थे। उनके गानों में, हर रोमांटिक गाने में भी तुमको ज़िंदगी की एक फ़िलासफ़ी नज़र आएगी। बिल्कुल। तो ये सब सोच के, जान के समझ में आ गई जो बेसिक मंत्रा है कि वो आप केवल अपना कर्म करो, बाकी लीव रेस्ट ऑन गॉड। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि एक कवि और एक गीतकार में क्या फ़र्क है, तो सबसे चैलेंजिंग गाना कौन सा लिखने में आपको लगा, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको खुद को चैलेंज करना पड़ा? कौन सा नहीं लगा बेटा, हर गाना ही चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल। सुनने वालों को आसान लगता है। जैसे मैं भी जब आनंद बख्शी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, और जब मैं उनके गाने सुनता था, ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी, तो लगता था यार ये तो मैं पलक झपकते लिख लूँगा। मगर नहीं, वही लिखना सबसे मुश्किल है। क्योंकि कोई भी चीज़ तुमको खुद याद होगा, जब तुम बचपन में छोटे थे तो क नहीं लिखा जाता था। अब हंसी आती है कि यार ये क क्यों नहीं लिखा जाता था, A नहीं लिखा जाता था, B नहीं लिखा जाता था। तो जब आप, अब लगता है कि एक लाइन खींच के दो ऐसे कर देना। नहीं, अभी लग रहा है ना, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। तो हमको आसान लगने लगा है, मगर ऐसा था नहीं। एक एक गाना लिखने में इतनी मेहनत करनी पड़ी कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। आज भी वही है। आज भी जब नई कोई सिचुएशन मिलती है, क्योंकि सिचुएशंस आर वेरी लिमिटेड,
गिन के वो 6-7 रंग है जिसमें आपको लिखना है। अब हर बार कुछ नया लिखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वही कूली नंबर 1 पहले भी लिखी, वही कूली नंबर 1 बाद में लिखी, वही भूल भुलैया पहले भी लिखी, वही भूल भुलैया अभी लास्ट में भी लिखी। अब मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार 3-3 वर्सन लिखना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि पहला वर्सन लिख दिया तो मुझे दूसरे वर्सन तीसरे में प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि किरदार चेंज हो गए, फीलिंग चेंज हो गई। सो हर गाना अपने आप में चैलेंज है, कोई गाना आसान नहीं है। जब बन जाता है, लोगों के पास जाता है तो लोगों को बड़ा आसान लगता है, मगर ऐसा है नहीं। एवरी सॉन्ग इट गिव यू वेरी वेरी बिग चैलेंज। तो लेकिन फिर भी जो टफ होता होगा, कभी कभी वर्ड्स की वजह से टफ होता है, या नहीं कभी नहीं, टफ कभी वर्ड्स की वजह से नहीं, सिचुएशन कई बार Situation टफ की- होती हैं, बड़ी situation। कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है, और डायरेक्टर कई बार कंफ्यूज होते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता उनको क्या चाहिए। अब आपसे मैं बोल दूं कि आप मुझे एक हिट गाना दे दो, अरे भाई हिट गाने का कोई पैरामीटर नहीं है, हिट गाने की कोई परिभाषा नहीं है, कहाँ से हिट गाना निकाल के दोगे? आप अपने पॉकेट में थोड़ी हिट गाना लेके घूम रहे हो कि ले तेरे को मैंने हिट गाना दे दिया। सो ऐसी जगह आप फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। तब वहाँ बहुत कुछ दिमाग दौड़ाना पड़ता है, उसकी कहानी पे ध्यान देना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यार ये क्या चाह रहा है। तब एक राइटर गीतकार जो होता है ना, उसको डॉक्टर बनना पड़ता है, उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं हुई तो आपका जो गाना है, आपका जो थॉट है वो नहीं हो करेक्ट पाएगा। पड़ेगा नहीं, वो आपकी दवा मरीज को लगेगी ही नहीं लगेगी। तो इसके लिए बहुत गहन अध्ययन और आपका आईक्यू, आपका विज़न बहुत बड़ा होना चाहिए इन तमाम लोगों को समझने और सोचने के लिए, जानने के लिए। क्योंकि मैंने एक साथ 2 फिल्में लिखी थी, दोनों बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, और दोनों का म्यूज़िक का रंग तुम देखोगे तो तुम हैरत में आ जाओगे, और दोनों एक दिन रिलीज हुई हैं। एक थी कुछ कुछ होता है जी। और दूसरी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जी। अब दोनों के म्यूज़िक को कभी गौर से सुनना तो तुमको समझ में आएगा कि एक गीतकार को कितने रंग में ढलना पड़ता है। अब तुम पास आए यूँ मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, और किसी होटल में खाएं, किसी डिस्को में जाएं, चलो इश्क लड़ाएं, इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर नहीं, वहाँ मैं किरदार जीने लगता हूँ, वहाँ मैं डायरेक्टर की चॉइस के आसपास तलाशने लगता हूँ। तो ये चीज़ समझना, ये बारीकी, जब तक आप काम करते नहीं ना, आपको पता नहीं चलता। कहते हैं ना कि जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तो उसको अपनी हाइट का अंदाज़ा लगता है। तो जब आप काम में आते हैं तब आपको समझ में आता है कि अरे बाप रे तो बहुत मुश्किल काम है। सवाल केवल लिखने का नहीं है, लिखना तो मैं आपको अभी 5 गाने लिख के दे दूँ, सवाल उसका नहीं है। सवाल है कि उस सिचुएशन, उस डायरेक्टर, उस कहानी में वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ कुछ होता में है, आपको लग रहा था कि ये गाना बहुत सिंपल हो गया है, मगर वही उसको चाहिए था। असल में मुझे थोड़ा डाउट था, मगर जब डायरेक्टर फॉर्म हो गया कि नहीं सर मुझे सिंपल ही चाहिए, मैंने आपको एज ए लिरिक राइटर चुना इसीलिए है क्योंकि आप हमेशा सिंपल लिखते हो। आप जो लिखते हो सीधी बात लिखते हो, आप घुमा के अपनी बात करते नहीं हो। और ये क्या हमारी एक स्टूडेंट्स की फिल्म है, ये बच्चों की फिल्म है, यहाँ कोई बड़ी बात हमको नहीं कहनी है, मगर वो जो उनके जज्बे हैं, जो उनकी फीलिंग है, उसको उनके लफ्ज़ों में कहना होगा। वह बच्चे जो हैं कोई लिटरेरी लैंग्वेज में बात नहीं करते, वो बड़ी सिंपल भाषा में बोलते हैं। तब मेरी समझ में आ गया कि नहीं, ही इज़ राइट एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज वो गाने हिट हुए इतने। तो कुछ कुछ होता में है आपकी फेवरेट गाना कौन सा? हाँ बेटा, बहुत मुश्किल होता है ये सवाल। मैं लोगों से बोलता हूँ उससे मत पूछो, क्योंकि अब करीब करीब 6,500 के ऊपर गाने हो गए। अब उनमें मैं बहुत मुश्किल है मैं तुमसे बताऊं कि ये मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा ये कुछ कुछ होता है मूवी में जितने गाने हैं उसमें से नहीं वो कौन, अब मैं बोलूं कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, वो मेरा फेवरेट था। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सर वो टाइटल गाना मेरा फेवरेट था। इंडोनेशिया में जाके बोले कि भाई इंडोनेशिया के लोग
मैंने सुना है कि हमारी फिल्म कुछ कुछ होता है यहाँ बहुत पॉपुलर, उसके गाने यहाँ बच्चा बच्चा गाता है। तो अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं कौन से गाने के लिए बोलूँ कि कौन सा गाना हिट है और कौन सा अच्छा है। मैं तो हर गाना अच्छा सोच के ही लिखता हूँ, हर गाना जो मुझे पसंद होता है वही लिखता हूँ, क्योंकि वो मेरा पहला पैरामीटर। अगर वो मुझे नहीं पसंद हो तो डायरेक्टर लाख बोले मैं नहीं दूंगा। तो मेरी पसंद के ही होते हैं, वो आवाम किसको ले उड़ेगी वो फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये क्योंकि आवाम का फैसला सबसे अंतिम बड़ा फैसला और होता सबसे सच होता है। बिल्कुल। तो अब तब लगता है कि नहीं यार, ये गाने जो गली गली लोगों ने गाए हैं वो मेरे ख्याल से मेरे बेस्ट गाने रहे हैं। किस म्यूज़िक कंपोजर के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मैंने करीब करीब 145 कंपोजर्स के साथ काम किया है, मगर कुछ लोगों के साथ ट्यूनिंग बन जम जाती है। जाती है। जैसे नदीम श्रवण के साथ बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन रहा। आनंद मिलिंद, अनु मलिक, जतिन ललित, दिलीप सेन, समीर सेन, ये वो लोग थे, बिजू शाह, जिनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया और इनके साथ गाने चले भी बहुत। A.R. रहमान के साथ मैंने केवल एक ही फिल्म की थी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन वाली, जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर मैंने एक साउथ का बहुत बड़ा कंपोजर जिसके गाने तुम अभी बोल रहे थे उसके बारे में, ज़रा ज़रा महकता है, हरीश जयराज। वो फिल्म मेरे लिए एक इतिहास की तरह है, क्योंकि मेरे ख्याल से उस फिल्म के सारे गाने जितने जल्दी मैंने लिखे थे, अच्छा, 8 घंटे में मैंने सारे गाने कंप्लीट करके मैं चेन्नई से मुंबई वापस आ चुका था। 8 घंटे में आपने सारे गाने और सारे गाने इतने सारे गाने सुपर डुपर हिट है। तो वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी लाइन है मेरी कि बिना तेल के भी दिया जलता है, जब वक्त चलता है तो सब चलता है। तो मैं 8 घंटे में लिखूं कि 8 मिनट में लिखूं, वो वक्त बिल्कुल मेरे पक्ष में था और कहीं न कहीं सरस्वती विराजमान थी, वो जो करवा ली वो सब चल गया, लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो ये दावा करना, और क्रिएटिविटी का कोई टाइम नहीं होता बेटा। एक गाने को मैं 6 महीने में लिखूं या 6 मिनट में लिखूं वो मायने नहीं रखता। उस वक्त मैं उस शिद्दत में, उस टेम्परामेंट में हूँ कि नहीं, वो मूड है कि नहीं। अगर है तो जिस गाने पे मुझे पहला फिल्म फेयर मिला नज़र के सामने, वो 20 मिनट में लिखा हुआ गाना। सो वो क्रिएटिविटी में वक्त नहीं लगता, वो नोट सुर सूझा तो सूझा, फिर 2 मिनट में ट्यून बन जाती है। नहीं बनती तो आप महीनों लगे रहते हो, नहीं बनती। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, 3 अलग स्क्रीन एनर्जीज़ हैं। उनके लिए लिखते वक्त टोन कैसे बदल जाता है आपका? कोई क्विक एग्जांपल अगर आप। नहीं, मैं कोई स्विच नहीं करता, या सलमान के लिए अलग, शाहरुख के लिए, आमिर के लिए अलग, ऐसा कुछ लिखा नहीं। मैंने उनकी कहानियों के लिए लिखा, उनके किरदारों के लिए लिखा। शाहरुख खान के लिए जब बादशाह लिखी तो अलग लिखी, कुछ कुछ होता है लिखी तो अलग लिखी, तो और दीवाना लिखी तो अलग लिखी। तो उसमें उनका किरदार क्या था, मैं उसके लिए वरीड था। मैं ये नहीं कि शाहरुख खान उस सदी के बहुत बड़े स्टार थे या आमिर खान स्टार थे, सलमान, नहीं 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 नहीं। मैंने केवल उनको, चूँकि उनसे सबसे दोस्ती थी और इन लोगों का सबका करियर हमारे साथ ही शुरू हुआ था, तो कहीं भी हमारे वक्त पे इतने बड़े स्टार बने बनाए आए नहीं थे। साथ में जर्नी हुई, तो हमारी नज़र में कभी बहुत बड़े स्टार थे नहीं। ये सबका कंट्रीब्यूशन था, स्पार्ट बॉय से लेके स्टार, सब ने इनको स्टार बनाया है। कोई स्टार बन के नहीं आता है, उसमें टेक्नीशियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है, और छोटे टेक्नीशियन से लेके बड़े टेक्नीशियन तक हर आदमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मगर वो चूँकि फेस वैल्यू उनकी है, स्क्रीन के फ्रंट पे वो हैं, इसलिए पब्लिक उनको पहचानती है। जो पर्दे के पीछे हैं, असल में मेन ताकत वो हैं, उन्होंने उनको स्टार बनाया है। और जो बड़े स्टार हैं, जैसे दिलीप साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, बहुत खूबसूरत इंटरव्यू। शाहरुख खान ने पूछा कि दिलीप साहब, आज भी लोग बोलते हैं कि इस मुल्क का अगर कोई सबसे बड़ा नायक रहा है तो वो दिलीप कुमार हैं। वो तब भी थे, वो आज भी हैं और सदियों तक रहेंगे, ऐसा क्या है? क्या जवाब उन्होंने दिया? बोला, नहीं शाहरुख, ऐसा नहीं है।
मैं जब तुम लोगों को स्क्रीन पे देखता हूँ तो तुम, गोविंदा, सलमान, आमिर, अमित, सनी, सब बहुत अच्छा काम करते हो। मगर उसके बावजूद भी अगर तुम लोगों को लगता है तो डोंट गिव मी दैट क्रेडिट, यू गिव दैट क्रेडिट टू के आसिफ एंड महबूब खान, जिन्होंने दिलीप कुमार को दिलीप कुमार बनाया। सो दे वेर द रियल स्टार। कभी भी उनके दिमाग में, अभी हम, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मुझसे कभी ये मत बोलना कि आपने लिखा, मैं कुछ नहीं लिखता, कोई लिखवा लेता है, कोई ताकत है जो ये करवा लेती है। लेकिन सर लिखने में तो 100% क्रिएटिविटी आप, लिखने में जी तो 100% क्रिएटिविटी आपकी है। नहीं बेटा, बट क्रिएटिविटी आती कहाँ से है? हमारा जो काम है, ये हमारे पास कोई हारमोनियम या कोई सरगम नहीं है कि हम बजा लिए और हमको आ गया। राइट। तो ये जो देता है, ये जो आमद होती है, ये जो वरदान मिलता है, ये कोई तीसरी ताकत है भाई। आप, अच्छा, मैं अगर दावा करता हूँ कि सब मैंने किया था, तो देयर वाज द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग 110 फिल्म एट ए टाइम। व्हाई आई एम टुडे डूइंग ओनली 4-5 फिल्म? मैं तो वही हूँ, मेरी ताकत लिखने की आज भी वही है। अगर मेरा ये दावा है, क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, ये सब वक्त के साथ चीज़ें चलती हैं, और कोई किसी की भी सक्सेस में और अनसक्सेस में, दोनों में कोई तीसरी ताकत वर्क करती है। आपको कभी अगर आप ये दावा करते हो कि सब मैंने हासिल किया है, ये सब मेरा किया हुआ है, ये गलत है। ये गलत है। जो बड़े लोग होंगे कभी ये दावा नहीं करेंगे कि मैं तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। जिस दिन मैं आपके अंदर, वो राम ने कहा ना, जब माँ कौशल्या ने पूछा कि राम तुमने रावण को मार दिया, तो राम ने कहा माँ मैंने रावण को नहीं मारा, रावण के मैंने रावण को मार दिया। सो मैं का जिस दिन आपके अंदर आ जाए, वो समझ लो उस दिन से आपका विनाश शुरू हो गया है, आपको पता भी नहीं है। तो जीवन में कभी, मेरे दिल में आज भी, जब तुम लोग बोलते हो कि आपने इतने गाने, वो कहते हैं ना कि आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। जब मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला तो मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं कितने गाने लिख चुका, और न तो मेरे पास कोई मेरा रिकॉर्ड था। देयर वर द पीपल, इंसाइक्लोपीडिया लोग हैं, आज भी हैं, जो सारे रिकॉर्ड लोगों के बना बना के रखे हैं, उन्होंने बोला जाके। सो मेरा तो मिशन बेटा केवल एक ही था, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि काम करो काम करो काम करो। काम के सिवा कोई, आप जब एक सर्टेन मकाम तक पहुँच जाना, कहाँ से तुम्हारी जर्नी शुरू हुई, कहाँ तुम आज बैठे हो, कभी अकेले में तन्हाई में सोचना और बहुत गौर करना, बड़ी ईमानदारी से पूछना कि ये हुआ कैसे। भाई तुम तो करना कुछ चाह रहे थे, करते करते कुछ कर रहे हो, और जो कर रहे हैं शायद वह करना भी नहीं चाह रहे हैं, तो ये कोई करवा रहा है। जो बोलते हैं ना, भाग्य लिखा जा चुका है, केवल आपका दिल जिधर कह रहा है उधर चलते जाओ। एक अंधे मुसाफिर की तरह किसी की उंगली पकड़ लो और वही लेके चलेगा। उसमें अगर दिमाग लगाओगे ना, बस फिर तो वो छोड़ देता है, जा बेटा कर ले कुछ दिन। जो ऊपर वाले ने, भाई गांडीव नहीं उठा रहे थे अर्जुन ना, तब शुरू हुए कृष्ण, और बताई उनको अपनी औकात है कि अब मान ले, तुझे क्या लगता है तू मारेगा इनको? एक बाण द्रोणाचार्य का या भीष्म पितामह का, तुम पांचों भाइयों को 1 मिनट लगेगा ख़त्म होने में। अर्जुन मैं इनको मार चुका हूँ, मगर मैं कभी किसी चीज़ की क्रेडिट लेता नहीं, मैं लोगों को उस खास काम के लिए बनाता हूँ। इसीलिए बोलता हूँ कि तुम अपना कर्म करो, करवाऊँगा मैं। और अगर मेरे बनाए हुए बंदे मेरे काम से इधर उधर हिलेंगे, फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर जाओ बर्बाद हो। तो जीवन में कभी भी मैंने किया या मैं हूँ, नहीं, तुम केवल अपना कर्म करो, और तब तुमको लगेगा कि जो कुछ हुआ है इसका प्लानर कोई और है। मैंने एक ही काम किया, मैंने मेहनत की, जो भी मुझे उसने दिया उस काम को मैंने पूरी शिद्दत से किया, और जिधर जिधर वो मुझे लेके चला मैं उधर उधर आगे बढ़ता गया। अभी आप बता रहे थे 110 फिल्में एक साथ कर रहे थे आप। जी। कैसे मैनेज कर पाते थे आप?
मैंने फिर कहा बेटा मैंने नहीं किया। नहीं, कोई लेकिन क्या होता है ना, नहीं फिर आप जो कहते हो वही पोइट्री हो जाती है। जो लिख दिया आपने वही लोगों को पसंद आने लगता है, वही लोग लाइक करने लगते हैं, वही चल जाता है। फिर आपको 8 घंटे में आप एक पूरी पिक्चर लिख के आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कोई तमाशा है? नहीं 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 नहीं, ये कोई करवा दिया। 20 मिनट में आप गाना लिख दे रहे हो, एक दिन में 25-25 गाने लिख दे रहे हो। ये आपकी ताकत नहीं थी, ये कोई करवा रहा था और मैं करते जा रहा था। मैं कभी काम से मैं पीछे मुड़ा नहीं, बस इतना ही मैंने किया। एक बहुत फेमस लाइन है, लोग बोलते हैं कि आपके गानों के बाद किसी लड़के को किसी लड़की को अगर प्रपोज करना होता तो वो कहीं कुछ बोलते नहीं थे, बस उनको ये गाना सुना देते थे कि मेरा दिल भी कितना पागल है, तुम्हीं से प्यार करता है, तुम्हीं से छुपाता है। तो जब ऐसी चीज़ें पता चलती हैं तो कैसा फील होता है आपको? बेटा अब ये तो मेरे गाने पे लोग बोलते हैं। मैं भी किसी ज़माने में जब मोहब्बत करता था तो मैं भी लोगों को शेर व शायरी और गाने लिख के भेजता था। उस ज़माने में लोग, मुझे याद है जब वो गाना इंदिवर जी का बड़ा चला था, फूल तुझे भेजा है ख़त में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो जब ख़त में लोग प्यार भरे लेटर लिखते थे तो उसमें ऐसी बातें लिख के लड़कियों को बहुत इम्प्रेस करते थे, बड़ी खुश हो जाती थी। तो ये दौर आज से थोड़ी चल रहा है कि गानों को सुना के लोगों ने लोगों का दिल जीता और अपनी बात कही। जहाँ आप कुछ कह नहीं पाते वहीं तो ये गीत आपको सहारा देते हैं, वही वो एक माध्यम बन जाते हैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो आपको कब लगा कि मैं इतना फेमस हो गया हूँ कि अब मेरे गाने का यूज़ ऐसे होने लगा है जैसे मैं कभी किसी के गाने का यूज़ करता था? देखो बेटा, जब आप जहाँ जाते हैं केवल आपके गाने जब सुनाई देने लगते हैं ना, तब आपको लगने लगता है कि यार कुछ अच्छा काम हो रहा है, शायद ईश्वर कुछ अच्छा करवा रहा है। तभी से महसूस होना शुरू हो जाता है कि नहीं, जो सपने देखे थे वो अपने हकीकत का रंग ले रहे हैं। वरना सफलता जिस तरह की मेरे दिमाग में है, या जो अभी बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, अभी भी लिखा नहीं है। अभी भी वो फिल्में ढूंढ रहा हूँ, अभी भी वो किरदार ढूंढ रहा हूँ कि कभी कोई वो सिचुएशन मिले जहाँ मुझे भी लिखने के लिए मिले कि बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है। तो कभी भी देखो, क्रिएटर्स कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं, और जिस दिन सेटिस्फाई हो गए उस दिन क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई। क्रिएटर को हमेशा एक थर्स्ट लेके चलते रहना चाहिए, एंड दे शुड ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्टूडेंट्स। आप कभी टीचर बनने की कोशिश करना मत। आप हमेशा स्टूडेंट बने रहोगे तो कुछ लर्निंग करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, और एक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी और बेहतर से बेहतर से बेहतर करने की। 110 फिल्म जब आप एक साथ कर रहे थे तो उस दौर की एक रिजेक्शन स्टोरी जिसने आपको अपना तरीका चेंज करने पे मजबूर किया, क्या बदला आपने अपनी प्रोसेस में कुछ? नहीं, बदलना पड़ा जब पीढ़ी बदली, कि मैं करीब 4 जनरेशन के साथ काम कर चुका हूँ बेटा। मैं आया तो आई वॉज वर्किंग विथ लक्ष्मीकांत, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी। फिर मेरा अपना दौर आया, आनंद मलिक, नदीम श्रवण, अनु मलिक, इन लोगों के साथ। फिर टाइम बदला जब मेरी ज़िंदगी में हिमेश रेशमिया जी की एंट्री हुई, तो मुझे एहसास हो गया कि नहीं, जनरेशन बदल रही है। जब मैं नए बच्चों से बात करता था तो उनकी लैंग्वेज बदली हुई नज़र आई, उनकी सोच बदली हुई आई। तो आई वॉज लकी कि मुझे उस उम्र का एक कंपोज़र मिल गया, हिमेश। और हिमेश ने जब तेरे नाम दिया तो तेरे नाम में तो बहुत वो 90s का फील और मेलोडी उस रंग में ही हम थे, बिल्कुल। मगर उसको समझ में आ गया, उसको ये आहट हो गई कि नहीं, कुछ बदलाव हुआ है। और वहाँ से जब उसने अपने आप को चेंज किया, आशिक बनाया आपने, और फिर झलक दिखला जाए और तेरा 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 शुरूर, 30 गानों का उनका, हाँ, दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा तेरा, तो वो एक अलग मज़ा मुझे आने लगा, क्योंकि मेरी राइटिंग में एक नया रंग निकल के उभर के बाहर आया। तो हर बार बदलना पड़ा। फिर जब उसके बाद की जनरेशन आई, जब सचिन जिगर और मिथुन और अमाल मलिक मेरी ज़िंदगी में आए, फिर जब वो 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है लिखा, तो लोगों को झटका लगा कि अरे यार, समीर जी तो ये भी लिख रहे हैं, तो रैप भी लिखना पड़ा।
तो बदलाव के साथ बदलते रहना, वक्त के साथ चलते रहना ही जीवन है। अगर आप ठहर गए तो मौत है, फिर तो कहानी ख़त्म हो गई ना। उससे बेटर रिटायरमेंट ले लो। अब जो जनरेशन मेरे सामने है, जिसको आप लोग नया नाम दिए हैं जेन जी, तो अब ये मेरे टारगेट पे हैं कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं, अब मेरे अध्ययन में हैं ये। अब जब मेरे गाने अब आएंगे, अब मैंने खुद की म्यूज़िक कंपनी शुरू कर दी है, जिसका नाम है अमौरा, और यूट्यूब पे मेरे काफ़ी गाने उसमें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे। उसके गाने अमौरा नाम से ही है यूट्यूब, अमौरा नाम से, अमौरा आपको यूट्यूब, स्पॉटिफाई, हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगा वो। तो वहाँ अब धीरे धीरे मेरा बदला हुआ रंग, क्योंकि फिल्मों का म्यूज़िक करीब करीब ख़त्म होने की कगार पे है, और धुरंधर ने तो बिल्कुल ही माहौल ही चेंज कर दिया। फिल्म म्यूज़िक को उसने बैकग्राउंड म्यूज़िक कर दिया जी। फिल्म के म्यूज़िक में जो टिपिकल एक गाना होता था और फिल्म का बैकग्राउंड होता था, अब नहीं है। अब बैकग्राउंड ही गाना है। एक्शन में रंभा हो चल रहा है, और लड़की को लेके लड़का भाग रहा, और गाना मेरा ही गाना चल रहा है, हम प्यार करने वाले, दुनिया से ना डरने वाले। तो ये अब एक नया रंग आ गया। अब आपको फिल्म में जो गाने लिखवाएंगे लोग, बैकग्राउंड में उसको यूज करेंगे। सिचुएशन भले वही होगी कि लड़का लड़की को लेके भाग रहा है और गाना गा रहा है, क्लब में गया है हीरो और एक्शन वहाँ हो रहा है और वहाँ गाना हो रहा है। वहाँ क्लब में केवल ग्रू नहीं चल रहा है या केवल बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चल रहा, एक्शन चल रहा है और उस पर गाना हो रहा, रंभा हो। सो अब ये एक नया फॉर्मेट आ गया है। धुरंधर में आपके गाने हैं और बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया पुराने गाने, 90s के गाने को जो लेके आए, तो कैसा लग रहा है कि बेटा अभी मैं आज ही सुन रहा था, वो मेरा एक गाना था, ये आमिर खान की फिल्म साथ गुलाम का था या गुलामी का किसका, वो आँखों से तूने ये क्या कह दिया, ये दिल दीवाना धड़कने लगा। अभी आज ही यूट्यूब पे देखा, रिक्रिएट किया। मेरा कोई ऐसा गाना नहीं है जो अब तक रिक्रिएट नहीं हुआ है। जितने हिट गाने थे सबको लोगों ने रिक्रिएट कर दिया है। एक अच्छाई ये है कि नई जनरेशन के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जिन लोगों ने वो गाने नहीं सुने हैं उनको नए रंग में सुनने के लिए मिल रहा है। मगर ख़राब कहाँ कर रहे हैं कि लिरिकल वैल्यू उसकी ख़त्म कर रहे हैं। कुछ भी गाना कुछ है ऊपर, अब इसी गाने में जो मैं तुमसे बोला हूँ, आँखों से ऊपर कुछ भी लिखवाया है। सो ये बड़ा गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आजकल के राइटर लिख रहे हैं उनको गाने का ग्राफ का पता ही नहीं है। हमने क्यों लिखा था, किस सिचुएशन पे लिखा था, क्या लिखा है, अंतरे में क्या लिखा है, उनको कुछ मालूम ही नहीं। ऊपर 4 लाइन, इधर 4 लाइन लिख के चले गए। तो ये थोड़ा सा मॉरल इशू है, इस पर गौर करना पड़ेगा, और हम लोग इस पर अब सोच भी रहे हैं। तो वो कहीं एक प्रॉब्लम है। बाकी तो बेटा चीज़ें बदलेंगी, और बदले परिवेश में जब गाने आते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। अब धुरंधर में वो गाना इतना बड़ा वायरल हुआ तो अच्छा लगा सुन के कि देखो, और वो दिल का सबसे वीकेस्ट गाना था। दिल खो गया और मुझे नींद ना आए और वो खंभे जैसी खड़ी है, ओ प्रिया प्रिया, ये गाने बहुत चले थे। ये गाना बहुत कम चला था, और ये गाना सबसे ज़्यादा इस पिक्चर में हिट हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब अब मेरा वो गाना दिलबर दिलबर पहली बार जब आया था तो इतना बड़ा हिट नहीं हुआ था, मगर इस बार आया जब रिक्रिएट हो गया तो बहुत बड़ा हिट हो गया। सो कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई भी है और कुछ बुराइयां हैं जिसको दूर करना पड़ेगा। अभी आप तेरे नाम का जिक्र कर रहे थे, तेरे नाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज़ तेरे नाम बहुत मायने में हमारे जनरेशन के जो लोग हैं, जो लेट 80s में पैदा लिए, उनके लिए एक मूवी नहीं था, वो अपने आप में एक कुछ और ही था। लोग उसके गाने बजा बजा के रोते रहते थे, लोग मूवी देखने के लिए ब्लैक में टिकट ले रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो देखो, फिर वही बात आई, कहानी थी वो, वैसी लव स्टोरी बनी नहीं थी उसके पहले। और हमने जब पहला, चूँकि ओरिजिनल फिल्म कई लैंग्वेज में बनी थी, तमिल, तेलुगु, हिंदी में, और रीमेक होके आई, तो हमने जब तमिल का देखा था तो इट वाज वेरी वेरी ड्राई फिल्म लगे कि यार ये लास्ट में लड़का लड़की मिलते नहीं हैं और वो आदमी उसके लिए पागल हो जाता है, जेल चला जाता है, क्या क्या होता। तो लगा कि यार ये एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं इस फिल्म की। मगर कहानी में कुछ तो था।
जब शुरू हुई हिंदी में तो वो कहानी यहाँ कोई एक्टर करेगा, पहले तो वो घबराहट हो रही थी क्योंकि जो ओरिजिनल एक्टर ने किया था कमाल का, मगर सलमान को वो कहानी पसंद आ गई और सलमान ने फिर, मेरे ख्याल से सलमान के लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है तेरे नाम में। जी बिल्कुल। और वो फिर गाने हिमेश के, और हिमेश को भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी क्योंकि हिमेश के करियर के लिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी थी। तो हम लोगों ने किया और वही सिचुएशन पकड़ी, और सिचुएशन के क्यों किसी को वफ़ा के बदले वफ़ा नहीं मिलती, तो वो कहानी की डिमांड थी। तेरे नाम टाइटल सॉन्ग वो कहानी थी, और जब इतनी गहरी कहानी, चाहे वो एक दूजे के लिए हो कि क़यामत से क़यामत हो कि बॉबी हो, जब जब लव स्टोरी आई है और अच्छी लव स्टोरी आई है और उसमें अगर म्यूजिक सही पड़ गया तो फिल्म इतिहास रच जाती है। तो तेरे नाम के साथ भी वही हुआ, सारा कम्बिनेशन, जबकि सब डरे हुए थे, एक्टर भी डरा हुआ था, राइटर भी डरा हुआ था, लिरिक राइट, कि यार ये पिक्चर का होगा क्या, क्योंकि एंड जो था ना बहुत डिप्रेसिंग था। लोग बाहर देख के निकले, लोगों को लगा यार अब मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। दैट वाज द ब्यूटी, मगर वही तो था, इसीलिए लोग रोते थे, क्योंकि ज़्यादातर प्यार में मिलना कम होता है, बिछड़ना ज़्यादा होता है। अगर सच्ची मोहब्बत है तो, हमारे ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ, आजकल तो प्यार नाम की चीज़ें ही नहीं रह गई। उस ज़माने में बहुत मुश्किल होता था, आप जिसको प्यार करते थे उसी से शादी हो जाए, ये बहुत रेयरेस्ट टू रेयर होता था। तो हम लोग तो जैसे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ पे प्यार कैसा होता है मैं देखा हूँ। ये एक्टर एक्ट्रेस जो मूवी इंडस्ट्री है या और भी सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं, इनका प्यार कैसा होता है? बेटा ये भी कहीं देखो, कुछ चंद लोगों को छोड़ के शाहरुख और ये लोग जो हैं, ये थोड़े ही बड़े टॉप घर से आए हैं या बहुत बड़े बाप के बेटे रहे हैं, ये भी तो मिडिल क्लास से ही, लोअर मिडिल क्लास से ही आए हैं ना जी। तो इन्होंने उस एहसास को तो जिया है ना। और फिर मैंने बोला जब आप कहाँ से आए हैं वो मायने बहुत नहीं रखता, आप अगर अंदर से कलाकार हैं जी। तो कलाकार किसी बड़े घर गरीब है या छोटा है वो अलग बात है, हाँ, मगर वो ज़रूरी है कि उसको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसको वो जीवन जीना पड़ेगा। अगर आपने गरीबी देखी नहीं है और गरीबी के ऊपर परफॉर्मेंस देनी है तो थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, मगर अगर एक्टर बड़ा है ना तो किरदार में ढल जाता है, वो इतना तो समझता है ना, देखता तो है ना, रास्ते पे चलते फुटपाथ पे लोगों को भीख मांगते हुए या सोए हुए, तो समझ में भी तो आता है कि हाँ यार, गरीबी से बुरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। सो कहीं ना कहीं एक बड़ा कलाकार जो है ना हर रंग में ढल जाता है, उसको बहुत मुश्किल नहीं होती, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से आया हो कि अमीर घराने से आया हो कि किसी बड़े बाप की औलाद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे नाम के टाइम पे सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप भी हुआ था उससे कुछ दिन पहले जी, तो वो दुखी रहते थे? वो देखो ये चीज़ें काम तो करती हैं ना कहीं, जब आप किसी दौर से गुजर रहे होते हैं तो वो चीज़ अगर उस वक़्त आपको करने के लिए मिल जाए, जैसे आपका दिल टूटा हुआ हो और आपको टूटे दिल का गाना लिखना हो तो आप बेहतर लिख पाएंगे, नहीं तो आपको उस ट्रांस में जाना पड़ता है, आपको फील, एक है कि आप उसी से गुजर रहे हैं। तो कई बार होता है कि भाई सलमान गुजर रहे थे तो और लकीली वो कहानी कुछ वैसी मिल गई तो फिर उनको वो फिल्म करने का अपना उनका एक अलग मज़ा ही था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गाना लिखकर आपने अपना दुख हल्का किया हो? एक ऑनेस्ट एग्जाम्पल। सारे गाने जितने भी लिखे हैं वो मेरे जिए हुए जीवन को मैंने उतारा है स्क्रीन पे, और जब वो लिखा है तो वो मंज़र याद आए हैं, रोया भी हूँ। जैसे मैंने कई इंटरव्यू में कहा है कि जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था जी। तो वो जिया हुआ दर्द था, और जब गाने में आया तो उसका इम्पैक्ट भी वही हुआ, ऑडियंस भी रोती थी थिएटर में। तो वो जब तक आप खुद जियोगे नहीं और लिखोगे तो वो फेक लगेगा ना बेटा, फिर वो तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आएगी ही नहीं। तो हमने तो वही लिखा जो जिया, बिना जी के तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, मैं फिल्म छोड़ देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यार ये कहीं मेरे इमोशन और मेरी सोच से बहुत दूर की फिल्म है, इसमें मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊँगा।
कहीं मैं देख रहा था जहाँ पे कुछ बोल रहे थे कोई कि साजन मूवी के टाइम पे आप माधुरी दीक्षित के प्यार में थे। सच्चाई? ये तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट और तुम्हारे जैसे इंटरव्यूअर बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा। देखो क्या होता है, माधुरी का मैं फ़ैन आज भी हूँ, कल भी था और सदियों तक रहूँगा। जी। वो हमारे दौर की सबसे खूबसूरत कलाकारा थीं और कमाल की परफॉर्मर्स थीं, और लकली उनके साथ मुझे बहुत काम करने, लोग ऐसा कहते थे इंटरव्यू में, कई जगह कुछ मीडिया वालों ने ये खबर छापी कि भाई समीर जी माधुरी दीक्षित के इश्क में थे इसलिए साजन के गाने, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन साजन मैं का गाना जैसा भी था जी, बिना इश्क के तो आ नहीं सकता। तो वो तो मैंने तो तुमसे क्या कहा, वो माधुरी के लिए इश्क था कि किसी और के लिए इश्क था? तो इश्क तो था, वो तो मैं कभी ये कबूल कर नहीं, ना कबूल करता हूँ कि नहीं, मैं गलत कभी नहीं बोलता हूँ। तो जो भी रहा हो भाई, माधुरी की जगह कोई और रहा होगा, मगर किरदार भले बदल जाए मगर सोच और इमोशंस तो बदलते नहीं ना। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे, कहिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के, उस ज़माने में जो लड़के किसी भी लड़की के इश्क में थे वो गाते थे ना गाना वही। बिल्कुल। तो वही है कि वो फिर मैंने लिखा, बट वो माधुरी और संजय के किरदार पे फिट हो गया। तो ऐसा लगता था कि संजय दत्त अपनी बात माधुरी से कह रहे हैं। लोग तो यही कहते थे कि भाई माधुरी को तो समीर जी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि संजय को तो उन्होंने देखा नहीं था, तो उसकी शायरी पे मरती थी, तो शायरी तो रियली समीर जी की है। तो मैं एक आध बार छेड़ा तो हंसती थी, बोलती हैं कि अरे समीर जी आप भी मस्ती करते। तो ठीक है बेटा, ये तो लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग मज़े लेते रहते हैं, बट ऐसी कोई सच्चाई नहीं। ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है। ये गाना भी आपने लिखा है, खेत गइल बाबा? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये इंदिवर जी का गाना है। अच्छा अच्छा। मेरा था वो सरकाई नहीं, सरकार और चने के खेत में। चने के खेत। तो ऐसे गाने का लॉजिक या ऐसे गाने कैसे लिख पाते थे आप? क्योंकि एक साइड में देख रहा हूँ तो इतना प्यार, मोहब्बत, इश्क, दिलों की फीलिंग्स है, इमोशंस है, और दूसरे साइड चने के झाड़ पे या फिर सरकाई लियो खटिया। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे होता था? इसमें कौन सी फीलिंग जगाते थे? होता क्या है बेटा कि जब आइटम गाने आते हैं ना जी, तो वहाँ किरदार बिल्कुल अलग है। मैं एक रोमांटिक लड़की जो प्यार में है, और एक लड़की जो डांसर है जिसका प्रोफेशन ही डांस करना है। जैसे हमारे बचपन में नौटंकी हम लोग देखते थे, तो नाटक देखते थे, तो उसमें इस तरह के किरदार होते थे। सरकार लो खटिया मेरा खुद का लिखा वो फोक की लाइन थी। सरकार लो खटिया जाड़ा लगे जाड़े में बलमा पे। ये हमारे यहाँ, हमारे गांव में कुछ एक कौम होती थी जिसको नट बोलते थे। नट्टिन। जी बिल्कुल। तो वो नट्टिन जो आती थी ना, तो वो ये लोग खेमा लगाते थे गांव के थोड़ा दूर पे, और गांव में आते थे शाम को। गांव वाले अनाज वनाज देते थे, लोग खाते होते थे, और वो नट्टिन जो है वो नट बजाते थे, नट्टिन गाती थी, नाचती थी। वहाँ ये गाना मैंने सुना था। तो फिर बचपन की सुनी हुई चीज़ें बहुत सी थीं, वो मेरे जहन में थी। जब इस तरह की सिचुएशन आई कि हाँ आइटम गाना लिखना है या मस्ती का गाना लिखना है, तो वहाँ ऐसे प्रयोग मैंने किए। अब जैसे कुछ गाने मैंने लिखे हैं जो कोई फोक नहीं है, कुछ नहीं, चूँकि मैं उस मिट्टी से हूँ। वो मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, दिल वालों के दिल का करार लूटने। तो वो ऐसा नहीं किसी फोक की लाइन थी या कहीं फोक से उठाई हुई ट्यून थी। वो शंकर एहसान लाल ने कंपोजिशन बनाई थी और मैंने उस पर गाना लिखा था। चने के खेत में पड़ा डांका चने के खेत में, ये किसी फोक से ली हुई लाइन नहीं थी, मगर मैंने वहाँ चने का खेत देखा था। अभी मैंने एक गाना लिखा है कि बाजरे के खेत में। तो जी, कहने का मतलब है, चूँकि हमने वो जीवन जिया है, वहाँ के माहौल को हम समझते हैं। हम मचान पे सोए हुए हैं, हमने गांव के गन्ने के खेत से लेके और ईख के खेत से लेके सब कुछ हम गए हैं। वहाँ तोड़े भी हैं और भुट्टे के खेतों में रात को ऊपर मचान पे सोए भी हैं। तो वो सब चीज़ें जब याद आती हैं तो उनको हम गीतों में ढाल देते हैं, बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं है। और फोक जो होता है वो कभी भी आप इस्तेमाल करो, फोक हमेशा हिट होता है। अब मेरे फादर ने जो गाना लिखा खाई के पान बनारस वाला जी, तो खाई के वर्ड लिखना वो वही लिख सकता है जो बनारस की मिट्टी से निकला हुआ। हर कोई आदमी खाई के पान बनारस नहीं लिख सकता, और खा के लिखेगा, खा के लिखेगा। तो ये तो लैंग्वेज की ब्यूटी है। ये तो आप उस भाषा, चूँकि भोजपुरी मेरी मदर टंग है,
तो उस भाषा का जब जब जहाँ जहाँ मौका मिला और वहाँ के फोक को जब जब एक्सप्लोर करने का मौका मिला, मैंने किया। जब आप लिखते हैं तो शब्दों के बीच की खामोशी का बहुत वैल्यू होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा एक्सप्लेन करें सिंपल भाषा में कि शब्दों के बीच की खामोशी का कैसे इस्तेमाल करते हैं आप। तो किसी भी क्रिएटर की दो बहुत बड़ी जागीर होती है, एक उसकी तन्हाई और एक उसकी आवारगी। अगर क्रिएटर तन्हा नहीं है और आवारा नहीं है तो बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तन्हाई इसलिए कि लिखने के लिए एकांत ज़रूरी है। हमने तो बड़े भीड़ में भी गाने लिखे हैं, तन्हाई में भी लिखे हैं, मगर सोच जो तन्हाई में जब आती है ना तो वो एक अलग रंग में आती है। तो खामोशी शब्दों के बीच जो होती है वो होती है कि जो बात लोग कहना नहीं चाहते उनको आप अपने लफ्ज़ों में कह देते हैं, उनकी खामोशी को आप शब्द दे देते हैं, अल्फाज दे देते हैं, बस इतना ही करते हैं हम। तो इसको हर सही जगह पे सही इस्तेमाल करना कैसे समझ में आता है कि यहाँ पे गुनगुनाना चाहिए, नहीं, यहाँ पे वो सिचुएशन ऐसी होती है। अब एक जगह आप देख रहे हैं कि एक बेडरूम है, एक हस्बैंड और वाइफ हैं, तो वहाँ चिल्ला के और उछल के तो कोई गाना गाएंगे नहीं। तो वहाँ अब एक साइलेंस में आप कहीं हैं और कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जो बहुत गहरी बात है, तो उसको उसके लिए वैसा माहौल, वैसा मूड और उसको किस तरह से कहना है, ये जब आप उस सिचुएशन में उस कहानी में डूबते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ हम जो बात कह रहे हैं उसका स्वर कैसा होना चाहिए, उसका ताल कैसा होना चाहिए, उसका बीट कैसा होना चाहिए। जब आपके गाने लोगों के दिल तक पहुंचते हैं आपको क्या महसूस होता है, गर्व, शुक्रिया या सुकून? डेफिनेटली शुक्रिया ईश्वर का अदा करता हूँ कि मालिक, ये कभी सपना था कि ट्रेन में जा रहा हूँ और एक भिखारी मेरा गाना गाते हुए जा रहा है, तो तेरा शुक्र है कि तुमने ये दिन भी दिखलाए मुझे। जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली कॉल आई कि वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉर्डेड फिल्म लिरिसिस्ट, आपके अंदर क्या बदला और क्या सेम रहा? जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। लगने लगा कि नहीं, ये अगर सम्मान ईश्वर ने दिलवाया है तो अब मेरा हर गीत ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं मैं उनको कहीं निराश नहीं करूं। उसका दायित्व तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और वो सम्मान मिला जिसके बारे में मुझे कोई खबर ही नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। तो केवल उसका शुक्र अदा किया और बोला कि ये तो मेरे ड्रीम में भी नहीं था, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो वो जब चमत्कार करता है तो ऐसे ही करता है। कहते हैं ना कि देने वाला जब आता है देने पे तो देता छप्पर फाड़ के, तो उसका तो यही बेटा। फिर तो आप, इसीलिए मैं कभी सम्मान अवार्ड पे कभी सोचता ही नहीं, वो आ जाएंगे, आप अपना काम करते रहो, ये आपके रास्ते के रहगुजर में कहीं मिल जाएंगे और आपके साथ हो लेंगे। मगर आप वो सोच के काम अगर करना चाहेंगे कि मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहिए तो नहीं मिलेगा। एक तरफ ओहो जाने जाना के बाद जीन्स फट रहे थे और लोग मार खा रहे थे बच्चे, दूसरी तरफ आशिकी ने बिना ड्रग्स ही सबको हाई कर दिया था, और मेरा दिल कितना पागल है से कन्फेशन गाड़ी में हो रहा था। आपकी टॉप 3 वाइल्ड फैन स्टोरीज कौन सी है जो कभी नहीं भूलते? ये जितने तुमने तो खुद ही एग्जाम्पल दे दिए, अब मैं क्या तुमसे कहूँ। यही वो गाने हैं जिनके पीछे कहानियाँ हैं जी। लोग रोते थे, प्यार करते थे, अपनी बातें कहने का एक माध्यम बना लिए थे, नशे में रहने के लिए गाने जो हैं वो आशिकी के सुनते थे। तो यही तो है। अभी जैसे मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं गया एक बार बॉर्डर पे, तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि फौजी लोग मेरा गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं उस पर, तो मैं इतना खुश हुआ कि ईश्वर ने कुछ मुझे ऐसा भी करवा दिया कि देश के वो लोग
जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जिनकी वजह से हम और देश सुरक्षित हैं। ये हमारे देश के फौजी, ये हमारे देश के वो लोग जो निगहबान हैं इस मुल्क के, और वो गा रहे हैं कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो फिर वही शुक्र ईश्वर का कि अब कारगिल का विजय दिवस का गाना मैंने लिखा तो आर्मी के लोगों ने मुझे कारगिल के उस पॉइंट तक मुझे लेके गए, वहाँ दिखाया, बताया, और फिर मैंने वो गाना लिखा कि मेरी मिट्टी के संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने दे दी अपनी जान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान। तो फिर खुशी होती है कि यार ये लिखना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पक्ष है जिनके लिए अगर हम कुछ कर जाएं, वो तो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं हमारे लिए। हम उनके लिए इतना भी अगर कर दें, जिन गानों से कि एक मुल्क जो है उनको जन्मदिन पे बधाई दे रहा है, तो ऐसे गाने जब जब मिले हैं मुझे, या लिजेंडा भगत सिंह में देश मेरे मेरी जान है तू, जब मुझे लिखना हुआ तो इतनी खुशी हुई। मुझे गर्व है कि मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं वीरों के लिए मुझे कुछ लिखने का मौका मिला, और जब जब ऐसे मौके मिलेंगे मेरी लेखनी से जो बेहतर से बेहतर हो पाएगा मैं लिखूँगा। आपकी टॉप 5 फेवरेट गाने? फिल्में ले लो, गाने कैसे बताऊं तुमको। अब आशिकी का कौन सा गाना तुमको बोलूं कि ये मेरा फेवरेट है। और फिल्में ही बता दीजिए। डेफिनेटली आशिकी, साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, और तेरे नाम। ये तो मैंने तुमको मतलब आँख बंद करके बता। हमें राही प्यार के, घूंघट की आड़ से दिल भर का, वो गाना बहुत मकबूल हुआ था। तो वो लिस्ट 5 पे ख़त्म नहीं होगी बेटा, वो 5,000 तक जाए तो मैं लिस्ट तुमको गिनाऊं। तो ये मालिक का करम है और ईश्वर की कृपा है कि अब मैं उस काउंटिंग से बाहर हूँ। अब लोग अपने आप ही बना लेते हैं उनका फेवरेट जो है, मैं उसी को मान लेता हूँ कि यही 5 मेरे भी फेवरेट हैं। अच्छा, मैं 4 ऑप्शंस देता हूँ, उसमें एक चुनना है आपको। कुछ कुछ होता है, साजन, तेरे नाम, राजा हिंदुस्तानी। आई कैनट, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। किसी के बारे में बोलना दूसरे के साथ बहुत बड़ा अनजस्टिस हो जाएगा बेटा, और सबका म्यूजिक उतना ही मकबूल था। बिल्कुल। तो ये मैं बोलूँ, ये मैं अपने बच्चों के साथ अन्याय कर जाऊँगा, ये नहीं हो सकता। एक जरा जरा जो गाना है, जरा जरा लिखते वक्त आपके दिमाग में कौन सी एक सीन चल रही थी जो आपने वर्ड्स में सीधा चिपका दी? कहानी, डायरेक्टर सामने बैठा हुआ था, वो बोलते जा रहा था और मैं लिखते जा रहा था कि कहानी में वो लड़की उस वक्त अपने प्यार का इजहार एक कहानी के माध्यम से कहती है, और उसमें एक सेडक्शन भी था, उसमें एक रोमांस भी था, उसमें एक कहानी थी, और उसमें एक ड्रीम था, एक सपना था उसका कि मैं ऐसा चाहती हूँ। और वो गाना मेरे लिए लिखना इतना मुश्किल था क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन थी वो इतनी टेढ़ी थी कि वो कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही। वो मैं क्या होता है, एक जगह जब आप चलते हो, एक लाइन चलती है तो एक जगह कहीं तो लाइन रुकती है ना, वो एकदम स्मूथ। अब वो चलते ही जा रहा, ज़रा ज़रा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर लो। अरे मैंने बोला भाई कहीं तो इसको रोको। तो मैं अपने थॉट को रोकूं, वरना ये कब तक। मगर वो सिलसिला चलता रहा, चलता गया और हो गया गाना। तो मैंने बोला ना बेटा, ये कोई करवाता रहता है। मैं अपने पूरे जनरेशन्स की तरफ से आपको इस गाने के लिए थैंक यू बोलता हूँ। नहीं, और ये रेडियो का हाईएस्ट पेड गाना आज भी है। मैं के मुझे जो सिंगर, अब उस फिल्म का गाना सच कह रहा है दीवाना, और मुझे इतना बोलता था कि सर मेरे कंसर्ट में आकर अगर आपने देख लिया ना, ये जो ऑडियंस का रिएक्शन होता है उस गाने पे जब मैं शुरू करता हूँ, सब लोग केवल मोबाइल की लाइट ऑन करके पूरे ऑडिटोरियम में लोग पागल हो जाते हैं, लोग रोते हैं गाने में। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं जा नहीं पाया, बच्चा चला भी गया दुनिया से, मगर वो मेरा बड़ा फेवरेट सिंगर था और बड़ी अलग सी आवाज़ थी उसकी।
उतना ही निहायत अच्छा लड़का भी था वो। बहुत सारे गाने मेरे उसने गाए, मगर ये उसका फेवरेट गाना था, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाना। हर कॉन्सर्ट में ये गाना, बोले मैं नहीं गाऊं तो डिमांड ऐसी आती कि सर मुझे गाना ही गाना पड़ता ही था हर कॉन्सर्ट में गाना। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है में बहुत सिंपल ब्रीफ था, एक हैवी लाइन जो आपके हल्की करके गोल्डन बना दी, वो कौन सी थी? अब जैसे उसमें वो गाना मेरा, मुझे बड़ा अजीब था वो, कि वो एक्सप्रेशन बड़ा अलग किया था मैंने, कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। एक जो अंदर का उसका रिपेंट था ना, कि ठीक है यार, अब मैं शिकवा शिकायत करूं भी तो क्या करूं, किससे करूं। ठीक है, तू भूल गया, नहीं तुझे याद आई, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन बड़ा नया था, इसलिए लोगों ने उस गाने को बहुत चाहा। और उस गाने में एक और बड़ी कमाल की बात हुई थी कि उसके सिंगर के लिए यश चोपड़ा जी और उनकी पत्नी बहुत कोशिश में थी कि इसमें कुछ नई, एक टिपिकल, जैसे रेशमा जी आई थी जब वो गाना गाई थी ना, 4 दिनों दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, तो वो कुछ वैसी आवाज़ ढूंढ रही थी बड़ी मुश्किल से, तो पंजाब की। और वही एक लास्ट गाना उस औरत ने यहाँ गाया भी, उसके बाद वो दोबारा आई भी नहीं, गाई भी नहीं। कहाँ से उनको मिल गई वो मुझे पता नहीं। और उसके गाने से, जो गाने में एक जो फील और एक जो रंग आया, वो कमाल आया था। ओ जाने जाना के एक हुक ने फैशन ट्रेंड बना दिया था। कब रियलाइज़ हुआ कि ये लाइन कल्चर बन चुकी है? मेरे ख्याल से गाना तो बहुत कमाल का था ही, बट वो सलमान का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उस सलमान का पहली बार शर्ट निकालना, उनका फिजिक को दिखाना, और जो लड़कियां उनके फिजिक के ऊपर पागल हुई थी, वो एक आइकॉन गाना हो गया उस ज़माने में। यंग लड़के लड़कियां उस तरह के, सबसे उन लोगों ने बॉडी उस तरह की बनानी शुरू कर दी। जो एक्टर आए उसको लगे कि सलमान की तरह बॉडी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें उस डायरेक्टर को, उस डांस डायरेक्टर को और सलमान को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने, वो बड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि आदमी की फिजिक ऐसी होनी भी चाहिए कि आप निकालो तो उसमें कोई चार्म होना चाहिए, और सलमान की बॉडी में वो बात थी। तो इसलिए वो गाने के साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ गई ना, उनका शॉट निकालना और बीच के ऊपर गिटार लेके गाना, वो अलग तरह का सेट बना के, वो सब तो बहुत नॉवेल्टी थी उस गाने में, इसलिए वो गाना फैशन आइकॉन बन गया उस ज़माने का। अभी भी जब मेरा कुछ लो फेज चलता है, मूड ऑफ रहता है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो दूल्हे का सेहरा सुहाना है लगा ले, तो पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है कि उससे मेरा कुछ रिलेट करता है। तो क्या ये सच है कि जब गा रहे थे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, तो 150 बार वो पहुँच हुए उस लाइन पे जहाँ ज़्यादा, 150 से बाद से ज़्यादा। क्या था वो इंसिडेंट? क्या होता है ना, देखो, उन्होंने मेरे ख्याल से आउटसाइड कंपोज़र का केवल वही एक गाना हिंदुस्तान में उन्होंने आके गाया था, बाकी सब अपने गाने जो उनके क्रिएट किए हुए थे, वो गाना वो बजाए, गाए, बनाए। नदीम के भी वो फ़ैन थे, और नदीम उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि यार समीर, मैं खान साहब से मिलता हूँ, अगर वो एक गाना मेरा गा जाना तो मेरा एक सदियों का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है सिटिंग में अक्सर नदीम, यार खान साहब का गाना लगाओ, फिर बैठते हैं सिटिंग पे। उनकी कव्वालियाँ, उनके गाने उनको बहुत पसंद थे। हम लोग गए, उनसे मिले, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार, ज़रूर, मगर शर्त ये है नदीम कि मुझे गाना पसंद आना चाहिए। वाह। और जब गाना बना के हम ले गए, उन्होंने गाना जब सुना तो उनको बोला नहीं, करता हूँ, मैं तुझे फ़ोन करूँगा, तो उस दिन तू फिक्स कर, मैं आता हूँ। अब ये लोग क्या होता है, ये सूफ़ी, असली सूफ़ी गाने वाले होते हैं, ये लोग प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर नहीं होते। ये कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं, कव्वालियाँ गाते रहते हैं, तो उनको उस तरह से गवाना एक तो मुश्किल था। अच्छा, आए भी तो पूरा सनी स्टूडियो का सिस्टम बदलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं खड़े हो के, तो उनका वेट बहुत ज़्यादा था और खड़े नहीं रह सकते, मुझे तुम एक चौकी लगाओ और उस पर चादर उधर बिछवाओ
मैं ज़रा माहौल बनाऊंगा, जैसे कव्वाली का होता है। कव्वाली का माहौल बनाऊंगा, और एक माइक जैसे तुमने हमारे सामने माइक लगाई है लगा दो, और फिर मुझे रिकॉर्ड करते रहो। मैं जो लाइन तुम लोगों को लग जाए कि हाँ यार बढ़िया लग रही है, उसको टेप कर लो, मैं गाता रहूँ। शुरू हुआ भाई, रात को सिलसिला शुरू हुआ और गाने लगे। कमाल हो, तो आवाज़ तो ऐसी कि लगे कि यार ऐसा लग रहा है कि सबके सब सजदे में चले गए। और वो जो शेर बिगनिंग का उन्होंने बोला तो ऐसा लगा कि माइक फट जाएगा, जो आवाज़ में जो पावर थी। चल रहा था सब सिलसिला अच्छे, और सडन उस लाइन पे वो चोक हो जाती थी आवाज़। मैं तेरी बाहों की झूले में पली बाबुल। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो लगा कि यार ये कहीं कुछ गड़बड़ है। तो नदीम बल्कि मशीन से उठ के गए वहाँ, खान साहब एक काम करते हैं, आज लग रहा है कुछ गला कहीं फंस रहा है, कल करते हैं। तो उन्होंने जो जुमला बोला ना बेटा, ये बड़े कलाकारों की पहचान। बोले नदीम तो वो बात कह रहा है कि बुखार आज आया है, इसके उतर जाने पे मैं बुखार लेके आऊँ, वो नहीं होगा। ये गाना अगर होगा तो आज होगा नदीम, नहीं तो फिर ये होगा ही नहीं। तू ट्राई करने दे मुझे, तो अगर हो गया तो भाग्य समझ ले। ठीक है भाई, हम क्या बोले, इतना बड़ा कलाकार गा जो रहा है। बोलेंगे। गाते गाते लकली एक बार, अरे 200-250 बार गाया होगा उन्होंने, और लकली आ गई वो लाइन। अरे बोले यार, वो अंग्रेज रिकॉर्डिस्ट था उस ज़माने में, जिसने लंदन में उनको बहुत रिकॉर्ड किया था। अरे हो गया गाना। तो हम लोग गए, हमने उनसे पूछा खान साहब क्या हो गया था। बोले यार उस लाइन पे मुझे बेटी की याद आने लग गई, और जैसे वो लाइन तक पहुँचूँ मेरा गला चोक हो जाए। तो ये, और मैंने जब थिएटर में जाके देखा, तुम देखना जब वो लाइन आती है ना, पूरा थिएटर सिसकियाँ लेने लगता है। तो ये होता है कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहीं असर करता है बेटा। वो रूह से निकली हुई लाइन थी, इसीलिए सीधा आपके कलेजे में लगती है जाके। उस गाने में केवल वो शादी का या विदाई का गाना नहीं है, उस गाने के एक एक सुर में कहीं ना कहीं एक रूहानियत है, एक सजदा है, एक कहीं ना कहीं दुआ है उस गाने में। तो वो नसीब वाले लोग थे जिनको रेशमा मिल गई, नुसरत फ़तेह अली खान मिल गए, रफ़ी मिल गए, किशोर मिले, लता मिली। तो ये लोग महान, ये केवल पैदा ही हुए थे गाने के लिए, और उस दौर के वो क्रिएटर भाग्यशाली थे जिनको उस दौर के इतने महान सिंगर मिले। वरना क्या होता है, अभी आज की देखो हालत, एक अरिजीत सिंह के अलावा लगता है कि अकाल पड़ा हुआ है पूरी इंडस्ट्री में, कोई सिंगर ही नहीं। किस दौर से हम गुजर रहे हैं, मतलब इतनी पॉवर्टी क्रिएटिविटी में कभी आई ही नहीं थी यार। हमारे ज़माने में भी कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, ये सारे, अनुराधा पौडवाल, अभिजीत, ये सारे सिंगर टॉप के। आज एक सिंगर के भरोसे ही, वो भी बंद कर दिया, उसको गाना ही बंद कर दिया, तो क्या होगा, कैसे ही चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग भाग्यशाली रहे कि ये लोग हमको मिले, उनके साथ हमने गाने किए। और अभी जब ज़रा ज़रा की बात कर रहे हो जी, अभी इस गाने को गवाने के लिए इशू हुआ कि किससे गवाएं। एक तो हिंदी में गाना था जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर के तमिल तेलुगु में गाने, ठीक है, उनके लैंग्वेज के सिंगर्स थे। बोला सर मुझे भी लगे कि यार कुछ नई आवाज़ मिल जाए हरीश, तो इसमें मज़ा आ जाएगा। तो ये क्लासिकल सिंगर थी, उनको, उनका नाम बॉम्बे की थी, वहाँ जाके सेटल हो गई थी, तो उनका नाम ही बॉम्बे जयश्री रखा गया। अच्छा। वो क्लासिकल सिंगर थी, कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट करती थी, वो फिल्म का गाना नहीं गाती थी। और जब इसने बुलवाया तो पहले तो चौंकी, उन्होंने बोला अरे, उसने बोला दीदी आप देख लो, अगर आप गा जाओ तो मज़ा आ जाए। सुनी तो उनको बड़ा अलग लगा, उनको लगा कि नहीं कुछ है गाने में, अलग तो है, बिल्कुल अलग। और गा गई तो फिर ऐसा गा गई कि वो गाना अपने आप में हिस्ट्री बन गया। हर दिल जो प्यार करेगा, प्रेशर ज़्यादा था, उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा। आपको रात में क्लिक हुआ एक सिंपल ट्रिगर सीन। ये कई बार ये चैलेंज मेरे सामने आया। फॉर एग्जांपल आशिक बनाया आपने, मेरे गुरु की इतनी बड़ी लाइन, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बना। अब इसके ऊपर मैं क्या लिखूं, मगर लिखा जो भी ईश्वर ने लिखवा लिया। फिर आया
जो गाना तुम कह रहे हो, हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा, जी। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। शैलेंद्र जी के लाइन के ऊपर अब मैं क्या लिखूं? तब वहाँ फिर क्रिएटर के सामने एक बेबसी और एक घबराहट और अकुलाहट आती है। फिर वो ढूंढना शुरू करता है, कोई तो रास्ता बता भाई। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऊपर देखते हैं कि मालिक कुछ निकाल कोई गली। तब लकली वो मुझे वो लाइन दिमाग में आई कि भाई हर दिल जो प्यार करेगा उसे क्या करना होगा? तो बोले उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो ऐसे गाने, अब डैडी का गाना सलामे इश्क मेरी जान, जी। अब पिक्चर का नाम ही रख दिया सलामे सलामे इश्क, इश्क। और उसमें भी 2-2 गाने सलामे इश्क पे लिखवाए, लिखने पड़े क्योंकि अब आपके सामने चैलेंज है। तो होता है यही तो चैलेंजेज आते हैं, यही चीज़ें होती हैं जहां आपका इम्तहान होता है और आपको उसको सरपास करना होता है। सोल्जर सोल्जर सोल्जर, जी। एक मिलिट्री नाम, वैसा जी। बॉडी में, फिजिक में बॉडी वैसा, जी। उस पे एक रोमांटिक गाना, कितना डिफिकल्ट था और कैसे तैयार? डेफिनेटली डिफिकल्ट हो, ये बाजीगर। जी, अब बाजीगर। बाजीगर के ऊपर रोमांटिक गाना, इट वॉज नॉट ए इजी टास्क। तो वैसे ही जब सोल्जर आई, बोला यार सोल्जर पे रोमांटिक गाना क्या लिखे, मगर ढूंढते ढूंढते मिला सोल्जर। सोल्जर आगे पीछे डोल कर तो मीठी बातें दिल को बोलकर। चुरा ले गया। तो वही कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, आपको केवल डूबना पड़ेगा, मिल तो सब जाएगा, मगर उस गहराई तक आपको जाना पड़ेगा, तभी मुश्किल रास्तों से निकलने का रास्ता नज़र आएगा। आशिक बनाया आपने, या उसके बाद की जो हिमेश जी के साथ और भी बहुत सारे गाने, 30 गानों का सफ़र था जी। वो, उसमें लेजेंडरी लाइन कैसे बना आपका? नहीं, लेजेंडरी लाइन कोई होती नहीं था, लेजेंडरी गाना हो जाता है। जी। अब वो झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, जी जी जी। वो लाइन कितनी सिंपल है, मगर उसकी कंपोजिशन में और हिमेश की आवाज़ में और वो जो रिदम उसका था, मैंने देखा हिमेश को कॉन्सर्ट करते हुए, लोग पागल हो जाते हैं, पूरी ऑडियंस नाच नाच के दीवानी हो जाती। इतने साल हो गए उन गानों को आए, आज भी लोगों की दीवानगी उन गानों के प्रति वही है जो पहले थी। उसमें मैं हिमेश को ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ, उसकी आवाज़, उसकी कंपोजिशन, और उस रंग में मैं ढल गया, ये बहुत बड़ी कृपा थी ईश्वर वाली की। हिमेश खुद सिंगिंग में कैसे आ गए? मजबूरी में, वो आना नहीं था उनको। असल में क्या था, आशिक बनाया आपने, ये गाना उनको गवाना था मिका से। जी। मिका वाज इन लंदन। मिका ने फ़ोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज़ कर लो, मैं आऊँगा तो गा दूँगा। अब डमी आवाज़ कहाँ ढूंढने जाएँ, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिससे गवा लो, फिर सिंगर कोई बड़ा गा, और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, अब टाइम बीइंग जो आएगा मिका तो गा देगा। गा के दिया। वो गाना जब शूट होने लगा तो इमरान हाशमी को, सबको लगा कि नहीं यार ये मज़ा आ रहा है, कुछ अलग आवाज़ है, अब इसी को रखो, हटाओ, मिका को नहीं डालेंगे हम। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहाँ से फिर हिमेश का अपना वो गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ। तो ये कहानी ने अजीब ट्विस्ट ले लिया और बड़े आरोप भी लगे, वो नाक से गाता, ये करता, वो करता, मगर वो नाक से गा गा के ही उसने बड़े बड़े सिंगरों के नाकों चने चबवा दिए। जी बिल्कुल। तो वो ही हो गया था। वो हिमेश ने जानबूझ के नहीं किया था कि मुझे सिंगर बनना है इसलिए तुम लोग मुझसे गवाओ, नहीं 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 नहीं, इट वाज लक बाई चांस, वो मौका मिल गया। अभी जो फिल्मों के गाने लिखे जा रहे हैं या कोई भी गाने लिखे जा रहे हैं, उसमें एआई का हेल्प लिया जाता है या अभी भी वही दिल से लिखाए जाते हैं? देखो बेटा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एआई से आपको कितना डर है। जी। एआई का फुल फॉर्म तुमको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। जी। जो चीज़ आर्टिफिशियल है वो ओरिजिनल तो हो नहीं सकती, और Correct. हम हैं ओरिजिनल, जी। हम आर्टिफिशियल लोग नहीं हैं। तो क्रिएटर्स के लिए तो कोई डर नहीं है। क्रिएटर्स के लिए तो इस गुड टूल्स कि उनको, जैसे कंपोज़र अपनी खुद के गाने क्रिएट कर ले। हाँ, एआई जो है सबसे बड़ा चैलेंज उन म्यूजिशियंस के लिए है, उन प्रोग्रामर्स के लिए है, उन कीबोर्ड प्लेयर्स के लिए है, क्योंकि आप उसको एक गाना क्रिएट करके दे दो, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे रिदम बना के आपको दे देगा कि यू विल बी सरप्राइज्ड
तो अभी तो ये बहुत छोटा एक अंश आया है उसका। एआई से और क्या क्या चमत्कार होंगे, यू डोंट नो। मगर मैंने देखा कई बार, मैंने खुद एआई को बोला कि राइट समथिंग लाइक समीर अंजान, और उसने वही दिल धड़कन आशिकी कुछ मिला मुला के दे दिया है। तो वो जिसको बोलते हैं ना कि जिस्म बना दिया, रूह है ही नहीं है। तो रूह तो अगर चाहिए तो फिर तो समीर चाहिए आपको। तो हमको फियर नहीं है, क्योंकि और एआई किसी भी उसी चेंज में रद्दोबदल कर सकती है जो प्रेजेंट में है। जो गाना मैंने क्रिएट ही नहीं किया, जो लिखा ही नहीं, वो एआई कहाँ से ले आएगा? और एआई वो इमोशंस कहाँ से लाए? एआई ने कभी रोमांस तो किया नहीं। एआई का कोई इमोशंस, किसी माँ बाप के साथ उसके कोई रिश्ते तो है नहीं। तो एआई आर्टिफिशियल ही रहेगा ओरिजिनल, मगर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द टेक्निकल साइड। टेक्निकल लोगों के लिए आज आपको एक आर्टिकल लिखवाना है, एक बेसिक आर्टिकल, उसको केवल बोल दो, इतना खूबसूरत आर्टिकल लिख के आपको दे देगा, आपका काम आसान हो जाता है। और सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है अभी वो आईआईटी के इंजीनियर लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे लगता है 5 साल बाद आधा अमेरिका और लंदन खाली हो जाएगा और लोगों को भगा दिया जाएगा वहाँ से। वो सारा काम एआई करेगा जो इंजीनियर और ये लोग करते हैं। ठीक है सर, विल हैव रैपिड फायर राउंड। या दिस और दैट, ट्यून फर्स्ट या वर्ड्स फर्स्ट? पहले 60 सेकेंड्स में बताओ। ये किस पे? ट्यून फर्स्ट या वर्ड्स फर्स्ट? आई प्रेफर बोथ द वे, बिकॉज सॉन्ग राइटर कैनॉट वर्क इन वन वे ओनली। इफ यू वांट टू वर्क वन वे देन यू कैनॉट सक्सीड इन दिस इंडस्ट्री। ओके, आपको फिनिश करना है, यू हैव टू फिनिश दिस। ग्रेट सॉन्ग बनाने के लिए 15 मिनट चाहिए, मिथ या फैक्ट? फैक्ट। आपने तो कितने बताए। फर्स्ट थॉट जब आप जरा जरा आज फिर सुनते हो, वन लाइन फीलिंग? आई रिमेंबर द ओरिजिनल स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग. It was absolute marvelous, beautiful. One word each of these great artists. Nadeem Shravan. I have never ever seen such a melody. The melody was inherent in Nadeem Shravan. They were the, I think, one of the finest composer of this industry. Anand Milind. Most versatile composer. Anu Malik. Same, most versatile and born composer. He can create song in 1 minute only. Karan Johar. One of my most favorite director. So मानसून आ गई है, कौन सा गाना लूप में सुनते हो आप बार बार? जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात. अगर प्यार इजहार करना हो तो आपके हिसाब से आपका कौन सा गाना बेस्ट फिट होता है? मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है. आपका पर्सनल फेवरेट गाना, एक आपका और एक किसी और आर्टिस्ट का जिससे आज भी मन नहीं भरता? मेरा फेवरेट, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर ज़िंदगी का पी लेंगे हम. एंड माय गुरु सॉन्ग, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है. दिस इज द सेकंड टाइम आपने इस यहाँ पे इस गाने का जिक्र किया. This is my one of the, it's my biggest dream to write something like that. It is impossible task. I am telling you now only, but it's my dream because उस गाने की एक एक लाइन एक एक इतिहास है. पहले जब तो खत लिखता था कागज़ में चेहरा दिखता था, पूरा मंजर आपके आँख के सामने आ जाता है. मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, लिखो, बताओ लिख के. उस ज़माने में उनको तुकबंदी का राइटर बोलते थे, अब उन पर थीसिस लिखी जा रही है. वो जो बोलते हैं ना आसान लिखना बहुत मुश्किल है, आसान लफ्ज़ों में बड़ी बात कह देना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है. ये जब आप पूरा गालिब से लेके मीर तक को जब आप रूह में उतार लेते हैं ना, तब आप वैसी लाइन लिख पाते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे. इसमें अल्फाज क्या हैं, ऐसे वैसे जैसे ज़िंदगी, और क्या है? बट नहीं, बात लफ्ज़ों की नहीं है, बात जज्बों की है.
बात सुरों की नहीं होती, बात सुर लगाने वालों की होती है। सबसे तेज लिखा हुआ हिट सॉन्ग, टाइटल और कितने मिनट में? नज़र के सामने इन 20 मिनट। पिकअप वॉइस फॉर टाइमलेस 90s रोमांस, कुमार सानू, उदित नारायण या सोनू निगम? कुमार शानू, अनुदित नारायण। एक एक्टर जिसके लिए आप ब्लाइंडली रोमांटिक लाइन लिख दोगे? शाहरुख खान। शाहरुख खान। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर, आप आए हमारे चैनल पे हमारे। नो, इट्स प्लेज़र। और मैं शुक्रिया तुम लोगों का बोलना चाहता हूँ कि इतना लंबा इंतज़ार किया आप लोगों ने, और मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ जी बिकॉज़ ऑफ मेरी थोड़ी व्यस्तताएं थीं, और आप दिल्ली में थे, जी हम मुंबई में थे, तो ये दूरियां कई बार तकलीफ़ दी। और मगर तुम्हारी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि ये लोग मुझे कांस्टेंट मेरे टच में रहे, और उन्होंने बोला नहीं आपका इंटरव्यू करना। और तुम्हारे जैसे लोगों के साथ इंटरव्यू करने में बड़ा मज़ा आता है कि सवाल केवल इंटरव्यू करने का नहीं है, सवाल उस आदमी के साथ मैं इंटरव्यू करता हूँ जो मुझे जानता है, चाहता है, मेरे गानों का बहुत बड़ा मुरीद रहा है, मेरे गाने उसको बाय हार्ट हैं। तो ये लोग जब सवाल, ज़्यादातर तो बच्चे ऐसे हमारे पास अब आते हैं इंटरव्यू करने जिनको मेरे बारे में पता ही नहीं है। कुछ लोग तो ये सवाल भी मुझसे करते हैं कि सर आप धुन बनाते वक्त क्या ध्यान, उनको यही नहीं मालूम कि मैं गीतकार हूँ कि संगीतकार हूँ। तो दुख होता है। मज़ा आता है जब कोई आदमी मुझे समझ के, मेरी यात्रा को पढ़ के, मेरे गानों को सुन के जब इंटरव्यू करता है ना, तो उससे बात करना अच्छा लगता है। कोशिश यही करना चाहता हूँ कि इतने इंटरव्यू कर चुका हूँ, करता रहता हूँ, कि कुछ नए सवाल, जैसे तुम्हारे इंटरव्यू में कुछ नए सवाल ज़रूर आए जिससे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं हमेशा बीच बीच में जीवन दर्शन के बारे में इसलिए बात करता रहता हूँ कि इस पीढ़ी को पता नहीं मेरी कौन सी बात लग जाए और उनको समझ में आ जाए कि अगर समीर जी समीर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो समीर या बख्शी या साहिर बनना चाहते हैं ना, उनको उनके गाने सुनने से ज़्यादा उनकी यात्रा को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। कैसे बने वो, जब उस जर्नी की तरफ आप जाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि ओ हो ऐसा नहीं है यार, आपको इतने दर्दो गम से गुजर के जाना पड़ेगा। तो पहले समंदर की दूरी नाप लो, फिर छलांग मारो तैरने के लिए। कूद पड़े कि नहीं हम तैर के पार हो जाएंगे, फिर फंस जाओगे कहीं बीच में। कितनी रात जगने के बाद वो रात आती है जब आपके जीवन रातों रात बदल जाती है। जिस रात की तलाश में आप होते हैं, इतनी आसानी से नहीं आती। इस जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है, इनमें दो चीज़ है ही नहीं है, पेशेंस एंड टाइम। तुरंत चाहिए हर चीज़, पेशेंस नहीं। जबकि उनको मालूम है कि जितने भी अचीवर हैं उन्होंने अपनी सक्सेस के लिए बहुत टाइम दिया है। आज एम.कॉम बी.कॉम की डिग्री लेने के लिए आपको 14-15 साल देना पड़ता है। बिल्कुल। आप यहाँ आते हो कि आपको 15 दिन में सक्सेसफुल गीतकार, ये आपकी बेवकूफ़ी है। ये सोच के आओ कि 10 साल तो पढ़ाई के लिए देने पड़ेंगे। सक्सेस हमेशा आपको निचोड़ने के बाद ही मिलती है। 100% बेटा, फैक्ट वही है ना। कोई भी चीज़ ना, आपका कोई भी ड्रीम सच आपकी मेहनत के बाद होता है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने ड्रीम देखा, रात को देखा, सुबह सच हो गया, ऐसा नहीं होता ना। फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ तुम लोगों का, और बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ इंटरव्यू करके। और मैं आने वाली पीढ़ी को यही कहता हूँ कि मैं पॉडकास्ट इसलिए करता रहता हूँ कि इससे मेरी यात्रा के बारे में आप ज़्यादा जानो। गानों को तो आपने सुना ही है, जाना भी है, तो ये समझो कि हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक कैसे पहुँचे, जान जाओगे। और उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशंस अगर ले लोगे तो ये मुश्किल नहीं होगा, ये बहुत आसानी से ये मंजिल मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you very much for watching us. Stay tuned for more. Namaskar.